हम्म। तो जब हम सरकार शब्द के बारे में सोचते हैं ना, हाँ। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद दिल्ली की कोई बहुत बड़ी सी इमारत, या फिर एक विशाल कंट्रोल रूम की तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। और ऐसा लगता है जैसे सारे अहम बटन बस वही मौजूद हैं। मतलब एक ऐसा कंट्रोल रूम जहां से पूरे देश का सिस्टम चलाया जा रहा हो। हाँ, और देखा जाए तो ये तस्वीर हमें कहीं ना कहीं सुरक्षित भी महसूस कराती है कि चलिए सब कुछ एक जगह से नियंत्रित हो रहा है। सही कहा। लेकिन जरा सोचिए, अगर उस विशाल इमारत के हर कमरे से एक तार निकालकर सीधे देश के आखिरी गांव के एक चबूतरे तक जोड़ दिया जाए। अच्छा। मतलब जहां लोग खुद अपने फैसले ले रहे हो। हाँ, बिल्कुल। तो तब वो कंट्रोल रूम कैसा दिखेगा? वो कोई इमारत नहीं, बल्कि एक असली ग्रास रूट यानी जमीनी स्तर का लोकतंत्र बन जाएगा, जहां सत्ता ना किसी एक जगह कैद नहीं है। और आज की हमारी इस डीप डाइव का मकसद भी यही है। हम ठीक इसी जमीनी लोकतंत्र को समझने वाले हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं 24 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की। जी। और हमारा मिशन ये समझना है कि सत्ता कैसे बड़े शहरों से निकलकर सीधे गांवों तक पहुंचती है। बिल्कुल। अगर इसे एक एनोलॉजी से समझे ना, तो ये किसी बहुत बड़ी कॉरपोरेट कंपनी के ढांचे को बदलने जैसा है। मतलब जहां हेडक्वार्टर सारी शक्ति अपने पास रखने के बजाय अपनी लोकल ब्रांच को खुद के फैसले लेने की ताकत दे दे। हाँ, ताकि वो अपना बजट खुद संभालें, क्योंकि लोकल ब्रांच अपनी ज़मीनी समस्याओं को बेहतर समझती है। एकदम सही। और आपको बता दूं कि इस व्यवस्था की शुरुआत 1993 में हुए 73वें संविधान संशोधन से हुई थी। उसी ऐतिहासिक दिन की याद में ना 2010 से हर साल 24 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। मतलब ये कोई हालिया बदलाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए, इस दिन सिर्फ जश्न नहीं होता, बल्कि आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत और जल संरक्षण जैसे लक्ष्यों को बढ़ावा दिया जाता है। और जो पंचायतें बेहतरीन काम करती हैं ना, उन्हें दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों से। अरे वाह! मतलब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सम्मानित किया जाता है। तो 73वें संशोधन ने नियम तो बदल दिए, लेकिन मैं सोच रही थी कि जमीन पर यह व्यवस्था एक मशीन की तरह काम कैसे करती है। ये सिर्फ एक बड़ी सी गांव की मीटिंग तो नहीं हो सकती ना? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान के भाग 9 और 11वीं अनुसूची ने बाकायदा एक त्रिस्तरीय, मतलब 3 टियर ढांचा तैयार किया है। 3 टियर। अच्छा। हाँ, इसमें सबसे नीचे ग्राम पंचायत है, जहां सरपंच होते हैं। फिर उसके ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है, और सबसे ऊपर जिला स्तर पर जिला परिषद। यहीं पर मुझे थोड़ी उलझन होती है। मतलब क्या ये तीनों स्तर काम करते समय आपस में टकराते नहीं है? कैसे, मतलब? जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत को अपने गांव में पानी की कोई पाइपलाइन बिछानी है, और जिला परिषद की कोई बहुत बड़ी योजना भी उसी इलाके से गुजर रही है। तो दोनों के बीच तालमेल कैसे बनता है? देखिए, इसी टकराव को रोकने के लिए ही ना इसे एक पिरामिड की तरह डिजाइन किया गया है। मतलब जहां हर स्तर का कार्यक्षेत्र एकदम साफ पटा हुआ है। अच्छा, तो सबका काम अलग-अलग है? जी। ग्राम पंचायतें सीधे सड़क या स्वच्छता का काम देखती हैं। ब्लॉक समिति जो है वो कृषि और स्वास्थ्य की सरकारी योजनाओं को लागू करवाती है। और जिला परिषद का काम ना ग्राम पंचायत के काम में दखल देना नहीं है। तो फिर जिला परिषद क्या करती है? उनका काम है दो ग्राम पंचायतों या ब्लॉक के बीच की साझा समस्याओं को सुलझाना। मतलब ऊपर का स्तर नीचे वाले को दिशा देता है, उनका काम रोकता नहीं है। समझ गई। लेकिन इस पूरी प्रशासनिक मशीनरी को चलाने वाली असली मोटर क्या है? मतलब गांव के स्तर पर फैसले असल में लेता कौन है? वो असली मोटर है ग्राम सभा। गांव के जितने भी पंजीकृत मतदाता होते हैं ना, वे अपने आप ही ग्राम सभा के सदस्य बन जाते हैं। अच्छा, मतलब इसके लिए कोई अलग से चुनाव नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ये कोई चुनी हुई बॉडी नहीं है, बल्कि ये सीधे जनता की आवाज है। और इसे जो चीज सबसे ज्यादा ताकतवर बनाती है ना, वो है इसका आरक्षण सिस्टम। आरक्षण? ये आरक्षण किस तरह से काम करता है पंचायतों में? इसमें ना महिलाओं के लिए कम से कम 33%, मतलब 1/3 सीटें आरक्षित हैं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी। और इसके अलावा SC ST वर्ग के लिए भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होता है। और इन पंचायतों का कार्यकाल 5 साल का होता है। और अगर मान लीजिए किसी वजह से ये बीच में ही भंग हो जाए तो नियम बहुत सख्त हैं। 6 महीने के भीतर चुनाव कराना एकदम जरूरी है। तो मैं ये सोच रही थी कि क्या ये सिर्फ कागजी नियम है, या फिर जमीन पर इनका वाकई कोई असर होता है? असर
अगर इसे एक बड़े नजरिए से समझे ना, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक कैसे? देखिए, सदियों से गांवों की सत्ता ना चंद प्रभावशाली समूहों या परिवारों के हाथ में ही रहती थी, लेकिन महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए 33% और आनुपातिक आरक्षण अनिवार्य करके संविधान ने उस एकाधिकार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। मतलब अब सत्ता का असल बंटवारा हो रहा है। बिल्कुल। अब गांव का बजट किसके हाथ में होगा और विकास का पैसा कहां खर्च होगा, इसका फैसला वो लोग भी कर रहे हैं जो पहले कभी निर्णय लेने वाली मेज तक पहुंच ही नहीं पाते थे। क्या बात है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि ये पंचायती राज व्यवस्था जो है वो गांव के विकास से देश के विकास के उस गांधीवादी सपने को जमीन पर उतारने का सबसे सशक्त माध्यम है। एकदम सही कहा आपने। सत्ता का यह विकेंद्रीकरण ही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को खत्म करते हुए एक विचार है जो मुझे सच में सोचने पर मजबूर करता है। जी, बताइए, क्या विचार है? अगर ग्राम सभाएं वास्तव में लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव हैं, तो तेजी से बढ़ती डिजिटल साक्षरता आने वाले दशक में इन्हें कैसे बदलेगी? ये बहुत दिलचस्प एंगल है ना? जब पंचायत का हर मतदाता स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होगा, तो क्या ये आधुनिक तकनीक इन ग्रामीण सभाओं की निर्णय लेने की प्रक्रिया और शक्ति संतुलन को पूरी तरह से नहीं बदल कर रख देगी? बिल्कुल बदल सकती है। यही तो, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर सोचना चाहिए।